सुन, तुम मुझसे शादी करेगी क्या? रोहित ने आज अचानक ये सवाल किया तो रुचि ने भी बिना सोचे समझे अचानक जवाब दिया, कुछ भी मत बोला कर। पहली बात तो मुझे शादी नहीं करनी है और तुमसे तो कभी ना करूँ पागल सा। प्रोजेक्ट के काम से आया है ना, जल्दी निपटा और चलता बन। मुझे पार्लर जाना है। रोहित ने भी पलटकर जवाब दिया, सोच ले, फिर मैंने किसी और से शादी कर ली तो रोती रहेगी और पार्लर जाके क्या हो जाएगा? दिखेगी तो तब भी चुड़ैल ही ना। काम तुझसे नहीं है, वैसे भी अमन भैया से है। तू जा, तुझे पकड़ कर रखा है क्या? यार जाना, तू काम कर और चला जा। और आज क्या ये अचानक से शादी? एक तो तुझसे बनती नहीं मेरी और हर बात का उल्टा जवाब देता है। शादी करनी ही होगी तो किसी ऐसे समझदार लड़के से करूँगी। बस बस ज़मीन पर आ जा। रोहित ने रुचि के बाल खींचते हुए कहा, देख, एक तो तू ये बाल मत खींचा कर। किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो क्या बचपन से और आता क्या है तुझे गुस्से की सिवाय? रोहित ने फिर रुचि को छेड़ा, तो तुझे फिर भी मेरे ही आसपास क्यों मंडराना है? चला जा ना, जाके घर बसा ले। चला जा यहाँ से, रुचि ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। अरे फिर शुरू हो गई तुम दोनों? कब बड़े होंगे पता नहीं, और वो जवाब भी घर आता है तू उसको ऐसे ही क्यों सुनाती रहती है? माँ ने रसोई घर से रुचि को डांटते हुए कहा और रुचि ने मुंह बनाते हुए रोहित से कहा, आया मत कर मेरे घर, बता रही हूँ। तेरा घर नहीं पगली, तेरा मायका है ये। हाँ, तू चाहे तो मेरा घर को हमारा घर कह सकती है। देखो आंटी, इसने फिर से मेरा घर बोला। इसको समझ नहीं आता, पराया धन है ये। रोहित ने फिर से रुचि को छेड़ा और रुचि ने मेरी ओर शिकायत भरे अंदाज में बोला, भैया आप इसको आने क्यों देते हो घर में? और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। ये सारी नोक-झोंक सामने सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए पापा सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। रुचि के जाते ही रोहित ने पापा से हंसते हुए कहा, लो अंकल, फिर से ये चली गई नकचड़ी। और पापा भी उसकी बात पर जोर से हंसते पड़े। चलो रोहित, अंदर कमरे में बाकी की बैठ के बातें करते हैं। प्रोजेक्ट का बहाना बनाते हुए रोहित से कहा और काम खत्म होते होते उसने पूछ ही लिया कि आज अचानक गुड़िया से ये सवाल क्यों? घर में सब ठीक है ना? अंकल, आंटी, भैया, भाभी, सोनी सब ठीक ही भैया। रोहित ने थोड़ा परेशान होकर बताना शुरू किया, भैया शायद अपने काम के चलते इस साल शहर से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और भाभी को भी उनके साथ जाना ही होगा। सोनी को भी हॉस्टल जाना ही है। पापा की तबीयत का भी आप जानते ही हो। तो मैं बस यही सब सोचकर माँ के लिए थोड़ा और बोलते बोलते गहरी सांस भरते हुए उसने बात बदलने की कोशिश की। इस नक्चरी के दिमाग में पता नहीं क्या है। भैया, ये भी हो सकता है कि लाडो को कोई और पसंद हो। रितु ने कमरे में आकर मुझे और रोहित को चाय का कप पकड़ते हुए कहा, नहीं भाभी, ऐसे कोई बात वो नक्चरी मुझसे छिपा ले तो मर ना जाएगी पेट दर्द से अब तक? रोहित ने रितु की बात को नकारते हुए कहा, हाँ जी भैया, लेकिन हमारी लाडो कुछ बातें मन में दबा लेती हैं, जानते हैं ना आप। और फिर अरे बस रितु, क्या तुम भी बिना सोचे बोल रही हो? इन दोनों की नोक-झोंक में बचपन से एक दूसरे के लिए बेहद अपनापन है और 2 साल से तुम भी देख ही रही हो ना दोनों को साथ। और ऐसी कोई बात गुड़िया तुमसे भी नहीं छिपाएगी ना? मैंने रितु को रोकते हुए कहा। लेकिन भैया, रितु भाभी की इस बात से मैं सहमत हूँ। वो बहुत सी बातें अपने मन में छिपा लेती हैं। रोहित ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, अच्छा तो आज मैं खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। साफ साफ वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है भैया, बाकी की प्रोजेक्शन मैं घर पर रेडी कर लूँगा। इतना कहकर रोहित ने बैग उठाया और बाहर निकलते हुए माँ पापा को प्रणाम कर चला गया। आज रुचि जब से कमरे में गई तब से बाहर ना आई ना, पार्लर गई ना, टीवी शो सुना, भाभी से मस्ती ना, पापा से कोई जिद ना, माँ से कोई फरमाइश। तो शाम होते होते मैं खुद उसके कमरे में जा पहुँचा। जाकर देखा तो गुड़िया रानी बेड पर लेटी हुई छत को एकटक देखे जा रही थी और आज राजकुमारी के मिजाज बदले हुए हैं। मैंने हमेशा की तरह उसे छेड़ते हुए कहा और वो अचानक से बेड से उठकर मेरे गले आ लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मानो मैंने उसकी किसी ऐसी बात को पकड़ लिया हो जिसे वो खुद से भी छिपा रही थी। और ऐसा आज 26 साल में पहली बार हुआ था। रोते रोते बोली, भैया देखो ना, इस आइडियल रोहित को कहता है उसके घर को अपना घर बोलूं। क्यों बोलूं? भला मेरा घर ये है और हमेशा यही रहेगा। शादी के बाद भी मैं इसी ही अपना घर कहूँगी। हाँ गुड़िया, यही तुम्हारा घर है और रहेगा। और इसी बात पर मैंने मौका देखते ही पूछ लिया, शादी तो करनी है ना तुझे उससे? हाँ भैया, करनी है उसी से, लेकिन घर मेरा यही रहेगा। आप उसको समझा दो। फिर से रोते हुए बोली, मुझे बचपन से जानता है ये, फिर भी पंगे लेता है। मैं अभी मम्मी पापा के पास जाकर इसकी शिकायत
लगाकर आऊँगी। रुचि ने अचानक से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने उसको रोककर कहा, लेकिन गुड़िया, माँ तो तुझे ही डांट देती है और पापा भी हंस देते हैं। तो फिर? ओहो भैया, मैं माँ पापा की नहीं, रोहित के मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। उसके घर में उससे ज़्यादा मेरी चलती है, पता है ना आपको। अभी एक फ़ोन घुमाने की देर है, बस इसका सारा एटीट्यूड निकल जाना है। तो फिर लाडो आगे ऐसे क्यों बोली थी तुम उनसे शादी की बात पर? रितु ने रुचि को छेड़ते हुए दहलीज पर खड़े खड़े कहा। अरे भाभी, पहले तो अंदर आओ, माँ सुनेगी तो फिर उसकी साइड ले के कुछ बोलेगी। और ऐसे अचानक बोलता है शादी करेगी क्या? तो क्या बोलती उसको कि हाँ करूँगी? आया बड़ा उस पर भी इतना एटीट्यूड और अपना पेट डायलॉग। ऐसा ही हूँ मैं तो बोला ही नहीं आज। और हिम्मत देखो थी, मेरे ही घर आकर मेरे ही सामने मुझे ही पराया धन बोल गया। बताओ। अच्छा गुड़िया, और तू जो अभी उसके घर फ़ोन करने की धमकी दे रही थी, उसका क्या? मैंने रुचि के कान खींचते हुए कहा। और अचानक लगा कि मेरी गुड़िया दुल्हन बन के चली जाएगी तो सच में ये घर मायका बन जाएगा। रोहित ने रात होते होते प्रोजेस्टेशन के लिए मुझे कॉल किया और कॉल करते करते हुए बोला, भैया आपने बात की क्या रुचि से? अरे आज नक्चरी से रुचि, आज आपके भी मिजाज बदल गए शर्म जी। मैंने रोहित को थोड़ा छेड़ते हुए कहा। और हाँ, बात कर ली है। सोच रहा हूँ कल परसों मैं पापा से बोलूँ कि अंकल से बात कर ले और बता क्या करनी है। डायरेक्ट शादी की डेट निकलवाते हैं। माँ पापा अंकल आंटी तो वैसे भी बस तुम दोनों की मर्जी के इंतज़ार में है। अरे भैया, इस नक्चरी ने हाँ कर दी, मतलब इसका एटीट्यूड मेरे सामने ख़त्म नहीं होने वाला। रोहित ने हंसते हुए कहा। बस फिर कुछ ही दिनों में शुरू हुआ सिलसिला। सगाई से लेकर विदाई तक का सब कुछ बदल रहा, लेकिन इन दोनों की नोक झोंक नहीं। और दिखते ही दिखते 6 महीने के अंदर मेरी गुड़िया बन रुचि रोहित शर्मा। शादी को 1 महीना बीत गया। रोहित और रुचि सिर्फ एक बार घर आए थे। रोहित के भैया भाभी को भी शहर से बाहर शिफ्ट होना था, सोनी को भी हॉस्टल लौटना था। और इसी सब में हमारी गुड़िया भी कोशिश से कर रही थी अपना घर संभालने की। कुछ दिनों बाद रुचि और रोहित घर आए तो सबने मिलने के बाद गुड़िया बिल्कुल शांत सी मेहमान सी बनकर सोफे पर बैठ गई और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। क्या हुआ लाडो, आज अपने ही घर को बड़े गौर से देख रही हो? रितु ने रुचि के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अरे भाभी, आज बड़े दिनों बाद देख रही हूँ ना, तो सोच रही हूँ यहाँ की दीवारों पर हमारे घर से ज़्यादा डार्क पेंट है और मुझे लाइट से दिखने की आदत हो गई है तो थोड़ा सा अलग लगा। मुझे लाइट से दिखने की आदत हो गई है तो थोड़ा सा अलग लगा। और रितु का हाथ पकड़कर रसोई में चली गई और बर्तन टटोलते हुए बोली, क्या बनाया है? कुछ अच्छा सा बना के हमारे लिए भी रख देना, शाम में लेती हुई जाऊंगी। क्यों, तुम आज यहाँ नहीं रुकोगी क्या अपने घर? रोहित ने अभी भी उसे छेड़ना कहाँ छोड़ा था। ये तो मायका है, यहाँ सब तुम्हारी साइड लेते हैं। घर तो वहाँ है जहाँ तुम्हारी एक नहीं चलती। ये कहकर रुचि ठराका लगाकर हंसने लगी। रोहित ने सुकून भरी मुस्कुराहट के रुचि की तरफ देखा। मैं, रितु, माँ पापा उन दोनों को खुश देखकर एक दूसरे को देख मुस्कुराए। और मायके आई हुई बहू से मैंने रिपोर्टर बनते हुए पूछा, तो रुचि जी कैसा महसूस कर रही हैं? और आपने घर में? बस मेरा इतना पूछना और गुड़िया शुरू हो गई। भैया आपको पता है, बचपन से लेकर शादी होने तक हमारा घर, मुझे बस ऐसा लगता था कि बस एक दोस्त का ही तो घर है। वैसे तो मम्मी पापा हमेशा से इस रोहित से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं आए हैं, लेकिन अब तू ये नाम लेना कब छोड़ेगी? उनका पति है वो। अब तेरा कभी अपनी भाभी को सुना है ऐसा नाम लेते हुए? माँ ने रुचि को बीच में टोकते हुए कहा। ओहो माँ, ये मेरा पति परमेश्वर और उनके पूज्य दामाद जी की हमारे घर में एक नहीं चलती। इनको आप लोग ही बिठा के रखो 7वें आसमान पर। रुचि ने रोहित की ओर मुंह बनाते हुए कहा। और हम सब ये सुनकर बहुत ज़ोर से हंस पड़े। रुचि ने अपनी नो स्टॉप बातें को आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी आपको पता है सोनी का डायल गुड मॉर्निंग मैसेज आता है ना, तो मेरा दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको डायल सुबह सुबह हक किया करती थी, उसी तरह उस मैसेज के जरिए वो भी मुझे हक कर रही हो। और भाभी ने भी शिफ्ट होने से पहले ही एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी थी। अभी भी कॉल पर समझाती रहती हैं। भैया के साथ तो कंफर्टेबल थी ही, लेकिन अब थोड़ा जेठ जी वाला फील आ जाती हैं। और मज़े की बात पता है क्या,
हैं भैया। सब लोग इन महाशय को सुनाते हैं कि उसने ढंग से पेश आना है जो सुकून मिलता है, और हम सब उसकी बातों को सुन सुन के मुस्कुराए जा रहे थे। बस थम जा चटर पटर, रोहित ने रुचि को रोकते हुए कहा। ओह तुम रुक जाओ ना यार पापा, आपको पता है शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मुझे आप सबकी याद तो आती हैं, और कभी कभी ऐसे मन भी करता है कि यहाँ आके रुक जाऊँ कुछ दिन और। फिर अचानक बीच में रुक कर रुचि ने रीतू की तरफ देखा और बोली, भाभी आप सही कहा करती थी कि मायके में रुकने का मन तो करता है, लेकिन अपना घर से जाने का मन नहीं करता। और तब मैं सोचती थी कि मैं तो यहाँ आकर महीनों रुका करूँगी, लेकिन नहीं। रितु ने रुचि की बात पर हामी भरते हुए कहा, और क्या लाडो, वहाँ 2 दिन के लिए जाओ तो यहाँ पापा के लिए लूडो से लेकर मम्मी जी की टीवी सीरियल की जिसपी तक सब पेंडिंग रह जाता था। और अब तुम्हारे काम भी तो मुझे करने पड़ते हैं। मम्मी जी से नूडल्स की फरमाइश भी अकेले करूं, पापा जी के पास लूडो भी खेलूं भी, उस पर भी पापा जी की चेंजिंग और तुम्हारे भैया की मेंटेनेंस में भी साथ दूं। वैसे फ़ायदा ये है कि तुम्हारे हिस्से का भी सारा प्यार अब मुझे मिल जाता है। और दोनों ननद भाभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रुचि की बातें सुन के मुझे आज 2 साल पहले वो साइन याद आ गया, जब मैं और रीतू उसके मायके गए थे, और वो भी इसी तरह अपनी भाभी को एक एक बात बता रही थी। किस तरह वो कुछ ही दिनों में वो अपने नए घर में जाके बस गई। माँ पापा रुचि सबके बारे में बता रही थी कि उसे ज़रा भी एहसास नहीं होता कि उसकी शादी इतनी जल्दीबाजी में चट मंगनी पट ब्याह करते हुए, और नए घर में सब लोग बिल्कुल नए हैं, जिनके साथ शादी हुई उन्हें भी ठीक से नहीं जानती। फिर रुचि इम्पोर्टेंट होते हुए बोली, आप सबको पता है मेरा घर कब मायका और उस बचपन वाले दोस्त का घर कब हमारा घर बन गया, इसका पता ही नहीं चला। एक्साइटेड लाडो और उसके पीछे हमारे फैमिली मेम्बर्स का ही तो सपोर्टिंग रहा। बस इन दोनों की बातें सुन हम सब मौन थे। माँ पापा एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बस हम चारों की तरफ देखे जा रहे थे। तो फिर रोहित और मुझे भी समझाते हुए देर नहीं लगी थी कि मायका और हमारा घर तक का सफ़र ना तो रीतू अकेले तय कर सकती थी, ना ही रुचि।